Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today we are going to discuss chemistry book first and chapter number 3, theories of chemical bonding and shapes of molecule. आज जो टॉपिक हम इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, नाइलम एंड गिलेस्पी। इनकी दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये थ्योरी प्रपोज हुई थी। थ्योरी का कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। वेस्पर से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्पर किस चीज़ की एब्रीविएशन है। वेस्पर स्टैंड फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी से आप ये चीज़ जानने की एबिलिटी रखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने दो चीज़ें, दो टर्म्स डिस्कस करनी है, दैट आर शेप एंड ज्योमेट्री। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप के अंदर हमने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बतानी होती है कि सेंट्रल एटम के साथ जो बाकी एटम्स हैं वो किस पैटर्न से अटैच है। शेप को डिस्कस करने के लिए या शेप को जानने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हम वेस्पर थ्योरी को उस मॉलिक्यूल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ज्योमेट्री जानने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को जानना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन एक कॉमन टॉपिक्स में से आता है। आप जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन दो चीज़ें एक मॉलिक्यूल के बारे में जाननी ज़रूरी है, शेप एंड ज्योमेट्री। शेप की असेसमेंट आपको होती है बाय अप्लाइंग वेस्पर थ्योरी, एंड ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की जब आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। शेप्स और वेस्पर के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ। लेट्स से वी हैव CH4, देन वी हैव H2O, देन वी हैव NH3। आपके सामने स्क्रीन पे तीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मीथेन, वाटर एंड अमोनिया। इन तीन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें एक जो टर्म जो इन मॉलिक्यूल्स को लिखने का मकसद था वो पहले समझनी ज़रूरी है। हम टर्म बोलते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है और हमें वो देखने के लिए उस मॉलिक्यूल के जब हम स्ट्रक्चरल या केमिकल फार्मूला के ऊपर गौर करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम वो होता है जिसके साथ सराउंडिंग में दूसरे एटम्स अटैच होते हैं। लेट्स सपोज करें CH4 मीथेन है तो आपको नजर आ रहा है कि कार्बन सेंट्रल एटम है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स लगे इन दिस पैटर्न। सो इसका मतलब हुआ कि CH4 क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन इसका सेंट्रल एटम है। सेम H2O की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन है और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन्स अटैच है। सो इट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सेम NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच है। सो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल एटम। स्टूडेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा है। फिर जब आपको सेंट्रल एटम की इंफॉर्मेशन मिल चुकी देन सेकेंडली आपने ये देखना होता है कि उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कार्बन था, CH4 मॉलिक्यूल सेंट्रल इसका एटम कार्बन था। सो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके लिए हमें जो चीज़ ज़रूरत है वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 देन 2p2। अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि कार्बन के जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है S। फर्स्ट शेल कौन सा है, K,
देन एल शेल है और उसके दो सब शेल्स हैं एस और पी, तो एल को ही हम इसका वैलेंस शेल कंसिडर करेंगे और वैलेंस शेल के अंदर 2s2 एंड देन 2p2। तो आप देख रहे हैं कि एल शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। सो हमें ये पता चला कि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन कैरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब आप शेप्स को डिस्क्राइब करेंगे तो आपने जो पहली चीज़ असेसमेंट लेनी है वो उसी की लेनी है कि वैलेंस शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर आप सेकंड मॉलिक्यूल पे आए तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें होता है 8। सो 1s2 2s2 2p4। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 2 6। सो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम आप थर्ड मॉलिक्यूल पे आ जाएं, NH3 सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 देन 2p3। सो आप वैलेंस शेल में देखें टोटल 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहली चीज आपने ये सीखी, जब हम वेस्पर थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस करना चाह रहे हैं, शेप के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा है। सेकंड, उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वेस्पर थ्योरी के जब हम पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे तो वेस्पर स्टार्ट में ही ये कहता है कि द ओवरऑल ज्योमेट्री of any molecule, the overall shape of any molecule depends upon number of electron present in the valence shell of central atom। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल शेप है, ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ एटम है, ये डिपेंड ही इस चीज़ पे करती है कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब वो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन हमने फर्दर उसको किस तरह से जानना है ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हमने ये जाना अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब करना चाहते हैं सबसे पहले हमने देखना है उसका सेंट्रल एटम। देन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें ये पता चलेगा कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये जाननी है कि ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपने जानना है अबाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड होते हैं आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको नाम से क्लियर हो रहा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है जिनकी मदद से सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी मदद से सेंट्रल एटम दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। या सिंपली आप यूं समझ लें, वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी मदद से बॉन्ड बन रहा होता है, उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते या जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम एक और टर्म से भी नाम ले सकते हैं, इनको हम लोन पेयर्स भी कह सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है लोन पेयर। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते या जिनकी मदद से सेंट्रल एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। सो अब हम जरा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स का। आप लोग बुक से इसको साथ साथ टैली भी कर सकते हैं। सबसे पहले वेस्पर थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ central atom of any molecule are at maximum distance to minimize repulsion।
किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम, लेट्स सपोज CH4 में हमने बात की थी कि कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब वेस्पर थ्योरी ये कह रही है कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। डिस्टेंस पे रखने की रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे नेगेटिव, जितनी ज्यादा एक मॉलिक्यूल में इंप्लीमेंट करेगी, जितनी ज्यादा रिपल्शन ऑपरेट होगी, उतना उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी का फैक्टर भी ज्यादा लाई करता है। सो फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ central atom are at maximum distance from one another to minimize the force of repulsion. सेकेंड पोस्टुलेट में वेस्पर ने ये कहा a lone pair of electron is capable of occupying more space as compared to bond pair. यानी कि हमने अभी कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो किस्म के हैं, लोन पेयर्स जिनको आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं एंड बॉन्ड पेयर्स जिनको आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम में दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों टाइप्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोन पेयर्स भी हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हैं, तो लोन पेयर इज कैपेबल ऑफ ऑक्युपाइंग मोर स्पेस। सेंट्रल एटम के गिर्द जो लोन पेयर होता है, लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके सामने एक सेंट्रल एटम था और इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स थे। CH4 के अंदर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, ये तीसरा बॉन्ड पेयर है और ये चौथा बॉन्ड पेयर है। ठीक हो गया। यहाँ पे तो सारी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। सो इनको हमने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस था उस पर रख लिया। अब जब आप लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल ऑफ दिस मॉलिक्यूल वाटर। वाटर के अंदर सेंट्रल एटम था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आपने देखा टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो 6 थे। H2O में आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड पेयर बन गए और 2 बच के आपके पास लोन पेयर। तो अब सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम की बात करें, तो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। यानी आप इसका कंपैरिजन यूं कर सकते हैं, ये लोन पेयर अगर इतना इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है तो बॉन्ड पेयर कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। उसकी रीजन सिंपली आपको नजर आ रही है कि लोन पेयर is under the influence of only one nucleus while bond pair is under the influence of 2 nuclei. बॉन्ड पेयर के ऊपर 2 न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस लग रहा होता है, जबकि लोन पेयर के ऊपर क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, सो जिस एटम के ऊपर है सिर्फ उसी का न्यूक्लियस उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। सो lone pair is capable of occupying more space as compared to bond pair, and the reason is lone pair is under the influence of only one nucleus while bond pair is under the influence of 2 nuclei. ये सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट में ये कहते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन तो ऑपरेट हो रही है, सेम चार्जेस हैं, अगर हम रिपल्शन के ऑर्डर की बात करें तो सबसे मैक्सिमम रिपल्शन है बिटवीन लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है। फोर्स ऑफ रिपल्शन डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम पे। सो हमने अभी कहा था कि जो लोन पेयर है इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम बड़ा होता है, सो जितना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम फोर्स ऑफ रिपल्शन किसकी हो सकती है? उसी की होगी जिसका इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम कम होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम अभी आपने जाना था बॉन्ड पेयर का कम होता है। सो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन में सबसे कम रिपल्शन किस में है? बिटवीन बॉन्ड पेयर। ये थर्ड पोस्टुलेट है। जो सेकंड पोस्टुलेट की अटैचमेंट है, जिसमें आपने ये कहा था कि लोन पेयर
of electron is capable of occupying more space as compared to bond pair. So order of repulsion in lone pair and bond pair shows that due to greater size, lone pair repulsion is maximum, then lone pair repulsion, and सबसे कम जो repulsion है वो किस में आ रही है, bond pair. नेक्स्ट पोस्टुलेट में वेस्पर ने ये कहा कि इंटायर ज्योमेट्री और ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल की जो इंटायर शेप है, ओवरऑल शेप है, वो इसी चीज पे डिपेंड कर रही है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं तो आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशंस में हम बात करेंगे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की और देन हम डिस्कस करेंगे उनकी शेप्स को। लेट्स सपोज हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। कंडीशंस क्या है, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, देन हम काउंट करेंगे उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन उन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, देन उनमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स और देन हम देखेंगे उसकी शेप। ठीक हो गया। सो अब इस टेबल से हम इसकी ओवरऑल सारे पोस्टुलेट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो 2। एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से तो शेप स्टार्ट नहीं होती, 1 वाले की तो आप लीनियर शेप ही रखते हैं, मतलब 1 तो अटैचमेंट में नहीं आ सकता। सो हम मिनिमम जो केस ले रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल का ले रहे हैं जिसके वैलेंस शेल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम कहते हैं जी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सो अगर दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो फिर लोन पेयर तो क्या हो गया, 0। ज़ाहिर है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों बॉन्डिंग है, तो फिर लोन पेयर 0 इलेक्ट्रॉन्स। इस केस के लिए मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है लीनियर शेप, और मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव बेरिलियम क्लोराइड। एक मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम है बेरिलियम, और पीरियोडिक टेबल पे आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेरिलियम के वैलेंस शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सो हम उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे इस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि 2 क्लोरीन्स अटैच हैं। ठीक है, 2 क्लोरीन्स अटैच है। सो एक क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा इससे बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपके पास ये शेप बनेगी। इस शेप को कहा जाता है लीनियर शेप। लीनियर शेप वो होती है जिसमें ये जो आपका इंटरप्लेनर एंगल होता है ये एग्जैक्ट 180 डिग्री पे होता है। तो आप क्लोरीन टू क्लोरीन इंटरप्लेनर एंगल चेक करें तो बिल्कुल, क्योंकि लीनियर शेप है तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। सेकेंड केस में हम बात करते हैं व्हेन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में हो 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 के बाद हम आ चुके 3 वाले केस में। 3 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें तो हम कहते हैं तीनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, बॉन्डिंग हैं। तो फिर जब तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है तो यहाँ पे लोन पेयर्स अगेन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल when central atom possess 3 valence electrons and all the valence electrons are bonding electrons and there is no lone pair, so then the preferable geometry is triangular geometry। जब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तीनों बॉन्डिंग हो तो शेप होगी ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। BF3 के अंदर सेंट्रल एटम है बोरान, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करें तो बोरान के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और उन 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट आएगी वो इस पैटर्न से आएगी। 3 फ्लोरीन्स अटैच है, सो एक इस पैटर्न से, दूसरा इस पैटर्न से, तीसरा इस पैटर्न से। ये आप चेक करें तो एग्जैक्टली आपके पास एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। सो दैट्स वाई हम इसको ट्रायंगुलर शेप कहते हैं। ट्रायंगुलर शेप वो शेप होती है जिसमें ये वाले तमाम जो इंटरप्लेनर एंगल्स हैं ये एग्जैक्टली लाई कर रहे होते हैं 120 डिग्री के ऊपर। ट्रायंगुलर शेप
और ये कौन सा ट्रायंगुलर है? सो ये सारे एटम सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सो हम इसको कहेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेनर का मतलब कि अगर आप एक इमेजिनरी प्लेन पास करें तो ये सारे एटम्स को इक्वली कट करेगा, सो दैट्स व्हाई हम इसको सेम प्लेन पे लाई करने की वजह से हम इसको कहेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। और ट्रायंगुलर प्लेनर वो शेप है जहां पे ये इंटरप्लेनर एंगल्स जो है ये सारे 120 डिग्री पे लाई कर रहे होते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट केस, व्हेन सेंट्रल एटम पोजेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल देयर इज नो लोन पेयर, सो लोन पेयर अब भी 0 है। सो याद रख लें, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम कैरी 4 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल की जो आपने शेप ड्रॉ करनी है दैट इज टेट्राहाइड्रल शेप। टेट्राहाइड्रल शेप, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल ऑफ दिस केस इज CH4। CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक किया था और चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है क्योंकि 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो फिर आप इसको इस पैटर्न से अटैच करेंगे, H H H H। ये आपके पास एक टेट्राहाइड्रोन बन रहे हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर्स हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेट्राहाइड्रल शेप। टेट्राहाइड्रल शेप वो होती है जिसमें ये सारे जो इंटरप्लेनर एंगल्स हैं ये एग्जैक्टली लाई कर रहे होते हैं 109.5 डिग्री। सो ऐसी शेप जिसमें इंटरप्लेनर एंगल्स जो हैं वो 109.5 डिग्री पे आ रहे हो, ऐसी शेप को ही हम टेट्राहाइड्रल शेप कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सीक्वेंस से जो केसेस लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से लेकर 4 तक, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों बॉन्डिंग हो, शेप होगी लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, चारों बॉन्डिंग हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, शेप होगी टेट्राहाइड्रल। अभी तक हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए थे उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा था। अब हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं जिनमें लोन पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा हो और देन हम देखेंगे कि उस केस में प्रेफरेबल ज्योमेट्री क्या है। सो यहाँ पे हम केस लेते हैं कि व्हेन valence shell of central atom possess 4 electrons. Out of these 4 electrons, two are bond pairs, and 2 are lone pairs. टोटल 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, उनमें से 4 में से 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है। इस केस में जो मॉलिक्यूल की शेप बनती है उसको कहा जाता है बेंट या एंगुलर शेप। इसकी एग्जांपल है आपके पास वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आपको अभी बताया था 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 की मदद से हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं, तो 2 हो गए बॉन्ड पेयर, 1 2। अब जो 2 पेयर्स बचते हैं वो क्या है, वो एक्ट कर रहे हैं एज ए लोन पेयर, यानी वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। सो अब ये जो शेप है, इस शेप को हम बेंट शेप कहते हैं, यानी ये हाइड्रोजन्स बिल्कुल सीधे नहीं लगे हुए, इनमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, मैंने अभी आपको बताया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। सो इस रिपल्शन की वजह से ऊपर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहे हैं, सो ये डाउनवर्ड स्ट्रेच हो चुके हैं और डाउनवर्ड स्ट्रेच होने से ये शेप बेंट हो चुकी है। सो वाटर की जो ज्योमेट्री है वो क्या है, बेंट शेप है। बेंट शेप में आपके पास जो एंगल होता है ये ऑलमोस्ट 105 डिग्री पे होता है। ये जो इंटरप्लेनर एंगल है ये लाई कर रहे हैं 105 डिग्री पे। और अगर वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम पोजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउट ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आर बॉन्ड पेयर and 1 is lone pair, so then the shape of molecule is pyramidal shape. Example is NH3. NH3 में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक किया था, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। आउट ऑफ दीज 3 आर बॉन्ड पेयर, क्योंकि 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और 1 लोन पेयर है। सो जो नाइट्रोजन की हम ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे दैट इज
पायरामिडल। ये 3 हो गए बॉन्ड पेयर, 1 2 एंड 3। अच्छा, जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बॉन्ड पेयर इसीलिए कह रहे हैं जिसमें ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये ऊपर एक क्या है, लोन पेयर है। सो इस शेप को हम कहते हैं पायरामिडल शेप। पायरामिडल शेप क्यों कह रहे हैं? इट इज एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ पिरामिड। पिरामिड्स जो होते हैं उनकी तरह ये अपीयरेंस दे रहा है। सो इस शेप को हम पिरामिडल शेप कहते हैं। और पिरामिडल शेप के अंदर ये जो इंटरप्लेनर एंगल्स हैं ये ऑलमोस्ट होते हैं 107.5 डिग्री पे। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे वेस्पर थ्योरी की 5 एप्लीकेशंस डिस्कस की, जिनमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के केस स्टार्ट किए, 2 then 3 then 4 एंड देन 4 के अंदर लोन पेयर। एक केस मजीद देख लें, व्हेन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम possess 3 electron pairs, out of which 1 is 2 are bond pairs, 2 are bond pairs and 1 is lone pair, 1 is lone pair। सो इस केस में मॉलिक्यूल की जो शेप है वो अगेन आपके पास होगी एंगुलर, और इसकी एग्जांपल है आपके सामने टिन क्लोराइड SnCl2, स्टेनस क्लोराइड भी इसको कहते हैं। टिन के वैलेंस शेल में आप देखें तो 2 आपके पास बॉन्ड पेयर है जिनकी मदद से क्लोरीन्स अटैच है, और एक ऊपर क्या लाई कर रहे हैं, लोन पेयर। सो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मतलब ये क्लोरीन बिल्कुल सीधे नहीं लगेंगे टिन के साथ। उसकी रीजन लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर्स को रिपेल किया और ये डाउनवर्ड स्ट्रेच हो चुके हैं, और इस तरह की शेप बनती है। इस शेप को भी हम बेंट शेप कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वेस्पर थ्योरी, जिसका मेन फोकस था शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे। शेप्स जानने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को पहले प्रेडिक्ट करना है, देन सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेडिक्ट करने, देन उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से देखना है बॉन्ड पेयर्स कितने और लोन पेयर्स कितने हैं। और मेन फोकस ये था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं, रीजन ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमाइज हो, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जितना मिनिमाइज होती है उतना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और इसी सारे फैक्टर्स को आप इंप्लीमेंट करके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की शेप्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।